So, welcome back, students. This is Shankar Kumar, and once again, I'm here in front of you with a fresh topic of previous year question series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जहां पे हम बात करेंगे फेडरलिज्म से अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, सबसे पहला क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। मैं बार बार ये चीज याद दिलाता हूं कि 2021 से पहले जो हमारे एमसीक्यूज थे वो सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए नहीं रखा था। वहां पे एक मार्क्स के लिए वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करते थे, दैट वुड बी 1 मार्क, 1 वर्ड आंसर और 1 स्टेटमेंट आंसर, राइट। यहां पे आप देख रहे हैं 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, और मैं बार बार देख रहा हूं कि इस चैप्टर से आपके 1 मार्क्स में जो एमसीक्यूज हैं वहां पे फ्रीक्वेंटली अगर कोई मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है तो वो इसी चैप्टर से आते हैं। तो चलिए कॉलम ए और कॉलम बी को हम लोग यहां पे मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टॉप पॉइंट है यहां पे वो है कॉलम ए में डिफेंस। सो डिफेंस is actually a legislative power given to union because this shows national importance, right? So defense since is a national importance, so it is a right given to union government where they can make law over this topic. आगे हम बढ़ते हैं पुलिस। तो आपको पता है कि पुलिस जो हो गया वो लोकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सो दिस मैटर हैज बीन गिवन टू अ स्टेट, सो अ स्टेट कैन लेजिस्लेट लॉज एंड मेक लॉज एंड दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय स्टेट, राइट। सो दैट इज अ मैटर ऑफ अ स्टेट। मैरिज की अगर हम बात करते हैं सो दैट इज अ मैटर ऑफ बोथ, वेयर सेंटर एज वेल एज स्टेट बोथ कैन मेक लॉ, सो दैट इज द मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। सो हियर वी हैव मार्क्ड इट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम याद रखते हैं वैसे सब्जेक्ट्स जो कि 1947 से 1950 के टाइम में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था, वैसे टाइम में अगर आज के ऐसे टॉपिक्स का एग्जिस्टेंस नहीं था, टाइम टू टाइम दे मस्ट हैव टू बी अपडेटेड and they must have to be added in our constitution also. So वैसे टॉपिक्स को हम रखते हैं किसमें, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर। और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर किन की इंपॉर्टेंट रही, किनको पावर दिया गया लॉ बनाने की, जी हां सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो ऐसे टॉपिक्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। यहां पे अगर इन सारे ऑप्शंस को अगर आप देख लो तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद सेकेंड, फर्स्ट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद सेकेंड। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड, पुलिस इज गेटिंग कनेक्टेड विद थर्ड, सो सेकेंड इज गेटिंग कनेक्टेड विद थर्ड, मैरिज इज गेटिंग कनेक्टेड विद फर्स्ट, एंड फाइनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड विद फोर्थ, which is residuary subjects. So based on this observation we can easily identify the correct option and that is option D, right? हमने आसानी से इसको फिल्टर आउट कर लिया। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज में तो आप कभी कभी भूल ही जाओ, हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आप देखो तो आपको पता है कि दिस इज अ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। आईटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स जो कि आजकल रिसेंटली वो ट्रेंड में है, वो पहले नहीं हुआ करते थे, उनको हमने रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर डाला और उस पर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दिया कि आप इस पे लॉ बनाइए और उसको एक्सिक्यूट कीजिए। तो आप देख रहे हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो 4 नंबर से हमारे पॉइंट से मैच खा रहा है। अगर देखो, अगर आप पूरे ऑप्शंस में, तो यही सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो कि 4 को 4 से कनेक्ट कर रहा है, फोर्थ को यहां के कॉलम बी के 4 से कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन वेयर यू आर गेटिंग दिस आइडिया दैट दिस इज द करेक्ट connection for 4th of column A and 4th of column B. So easily you can identify. There is no need of putting extra attention there. So if you spend such kind of intellectual thoughts, definitely it will be very much productive and this is not going to give you any loss of marks. So ये सारे methods जो होते हैं, elimination method खासकर काफी helpful होते हैं MCQs टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं 2021 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है भाई, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसेस आर कॉल्ड एज मेयर्स, राइट। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसेस आर गेटिंग कॉल्ड एज मेयर्स, राइट। आपको पता है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और वो भी किस तरह का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन। दिस इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं सिटीज का, बड़े बड़े सिटीज का, तो वहां पे होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके जो हेड होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ही इज गेटिंग कॉल्ड एज मेयर, राइट। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, इजिली यू कैन फिल्टर इट आउट, राइट।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे फिर से आप देखेंगे कि एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया। मैं बार बार इस पे इंफेसिस डाल रहा हूं, स्ट्रेस डाल रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस चैप्टर से एमसीक्यूज में खासकर मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट क्या है भाई, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट क्या है और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या है। आपको पता है दीज फोर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं दिख रहा है तो फिर हम इसे थोड़ा सा छोटे में लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन whom, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट। अगर आप देख रहे होंगे तो इन सारे एमसीक्यूज के थ्रू वी आर रिवाइजिंग द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। सो राइट नाउ इफ आई से दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज योर कंटेंट, सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो यहां पे आपने देखा कि ये जो टॉपिक हमने कवर किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, व्हिच have been mentioned in our constitution, and accordingly we have these four subject list and accordingly we are going to define it also. So यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो वैसे टॉपिक्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही उन पे लॉ बनाया जा सकता है, सो ऐसे सब्जेक्ट को हमने किसके अंदर रखा है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर रखा है। तो भाई यूनियन लिस्ट क्या हो गया, पहला पॉइंट को देखते हैं कॉलम सेकंड का, स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक लॉ, नहीं स्टेट गवर्नमेंट जिन पे लॉ बनाएंगे वो तो स्टेट सब्जेक्ट का हो जाएगा ना। सो चलिए हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट होंगे उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट। सो यूनिफॉर्मिटी मींस व्हाट, पैन इंडिया, if laws are getting made it has to be implemented for pan India, right? So in such cases such subjects will be called as union list subjects। और इस पे सिर्फ कौन लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए बी का हमने करेक्ट मैच कर दिया किसके साथ, कॉलम ए के फर्स्ट के साथ। कॉन्करेंट सब्जेक्ट हम देख लेते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स over which both central as well as the state government can make law will be called as concurrent subjects. So subject under jurisdiction of center and state government will be called as concurrent subject। तो ये ऑप्शन तो करेक्टली मैच्ड है, सेकेंड का, थर्ड का सी। फोर्थ देखते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। सो दोज सब्जेक्ट्स व्हिच have been recently added in our constitution, there we have to, if make law, this right should be only given to central government, so that kind of topics and subjects will be called as residuary subjects, and the option D is saying central government only can make law, so that is absolutely correctly matched। so first का हो जाएगा B। so first का कौन सा है भाई B, फर्स्ट का B हो गया, सेकंड का कौन सा हो जाएगा A, सेकंड का A हो गया, थर्ड का तो C है ही और फोर्थ का डी है ही। तो आपको आसानी से हमारा आंसर मिल गया। और इसी तरीके से यहां पे भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते। देखिए कितना सिंपल था, आप एक दो ऑप्शन को अगर फिल्टर कर लेते हो तो बाकी आप आसानी से नहीं, दो आपके जो करेक्ट आंसर है उन्हीं के अनुसार आप अपने सारे ऑप्शंस को फिल्टर कर सकते हो, राइट। हियर समटाइम्स वी हैव टू बी स्मार्ट, राइट, दैट थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक इट हैबिट, राइट। सो इजिली यू कैन फिल्टर आउट सम ऑफ दीज ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं तो जहां पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा वो सीबीएसई 2022 का है वो क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, रेफर द फॉलोइंग कंट्रीज विथ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फेडरल कंट्री कहां पे प्रैक्टिस की जा रही है, उनसे रिलेटेड हमें कुछ एक ऑप्शंस दिए हैं और हमें चुनना है क्या इन सारे कंट्रीज में फॉलो किया जाता है इनमें या फिर इनमें से कुछ एक में। तो ठीक है, पहला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यूएसए दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा दिया हुआ चाइना, तीसरा हो गया जापान और चौथा हो गया इंडिया। आपको पता है कि जापान इन जापान दे आर स्टिल फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चाइना दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑलमोस्ट यूनिटरी गवर्नमेंट यू विल सी देयर, राइट। So only we have first and fourth where we have USA। आपको पता है कि फेडरलिज्म के आपने दो टाइप्स पढ़े हैं, फेडरलिज्म के आपने दो टाइप्स पढ़े हैं, राइट। फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स। व्हाट आर दीज टू टाइप्स, फर्स्ट कमिंग टुगेदर
और दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था आपका, दूसरा था होल्डिंग टुगेदर। आपने इसके बारे में पढ़ रखा है और आपको इसके एग्जांपल्स ही पता है। तो अगर आपको इसका एग्जांपल पता है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो हमारा यूएसए है दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, दे आर प्रैक्टिसिंग कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो देयर वी आर टॉकिंग अबाउट होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सो यहां पे दो ऑप्शंस जो थे फर्स्ट एंड फोर्थ जो आप देख रहे हो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट और फोर्थ में की बात किस में, कौन से ऑप्शन में की जा रही है भाई, डी में। easily you had identified the correct option and that's it, right? इस तरह के आपके अप्रोचेज होने चाहिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक और क्वेश्चन है जहां पे हम बात कर रहे हैं 2023-24 में पूछे गए क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चूज the correct option regarding the concurrent list of legislative rights of India, legislative राइट्स ऑफ इंडिया। अभी हमने पहले क्वेश्चन में जब बात की थी तो वहां पे भी हमने देखा था कि इंडिया में जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये लेयर्स क्या हो गए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे काफी क्लियर कट हमें उनका डिवीजन देखना पड़ता है पावर शेयरिंग का। और ऐसे पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पावर शेयरिंग बिटवीन whom, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ एक उसके अंदर हमने देखे कि कुछ एक लिस्ट आइडेंटिफाई किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो थे सेंट्रल लिस्ट जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं स्टेट लिस्ट और फाइनली हमें मिलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि इन सारे ऑप्शन में कौन से सुटेबल होंगे कॉन्करेंट लिस्ट के से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में। करेंसी, पता है कि करेंसी पूरे इंडिया में एक ही करेंसी फॉलो होता है दैट इज रुपीज। तो क्या ये एक लिमिटेड स्पेस के लिए है या फिर पूरे इंडिया के लिए है, दैट इज फॉर होल इंडिया, पैन इंडिया, विच मींस व्हाट, दिस इज द मैटर ऑफ नेशन। और जैसे ही हमारे पास मैटर ऑफ नेशन की बात होती है, नेशनल लेवल पे किसी मैटर की बात होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटरी सब्जेक्ट्स। तो ये तो आपने आसानी से फिल्टर कर दिया जैसे आपने ये करेंसी देखा। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस इज ऑल्सो अ कंसर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स कांट इंटरफेयर इन सच मैटर्स, राइट। तो फिर से आपने डिफेंस को भी फिल्टर कर दिया, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। गौर कीजिए कैसे ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुलिस जैसे ही आपने पढ़ा आपके दिमाग में आया कि भाई ये तो हमने पढ़ा था लोकल सब्जेक्ट के अंदर, लोकल इंपॉर्टेंस के स्टेट के अंदर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या आप इंडिया की पुलिस आपने सुनी है? नहीं, आपने सुना होगा स्टेट ऑफ पुलिस ऑफ बिहार, पुलिस ऑफ यूपी, पुलिस ऑफ तमिलनाडु, यहां पे आपने ऐसे सुना होगा, बट आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुलिस ऑफ इंडिया। इसलिए ये भी हमारे पास स्टेट लिस्ट को बताते हैं, तो ये भी आपने दरकिनार कर दिया। अब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है बचे हुए, कौन कौन से भाई, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड अडॉप्शन। आप देख रहे हैं कि यही हमारे हैं करेक्ट ऑप्शन, जो कि उन सारे सब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं जिनका रिलेशनशिप किनसे है, जिनका रिलेशनशिप हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से है। ये हो गया हमारा एमसीक्यूज खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा 2023-24 में पूछा गया था। अब देखिए कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज द ट्रिकी पार्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब मैंने बोला था कि 21 से पहले 2021 से पहले एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे। इन प्लेस ऑफ एमसीक्यू दे वर यूज्ड टू आंसर, दे वर यूज्ड टू आस्क वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आंसर, subjective answer, like where you can give your answer is in just one word or either you can go with one statement, there you will get only one mark, right। तो यहां पे पहले के अगर हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो आप उसी पैटर्न में पाएंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है 2016-17 का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या है भाई, हाउ डू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इन फेडरल सिस्टम।
हम बात कर रहे हैं, अब जैसे ही हमने फेडरल सिस्टम की बात की, हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एग्जाम्पल किसका, यूएसए का और इंडिया का। यूएसए और इंडिया की बात करते हैं तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कंट्री इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। तो हमें जब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे, जरूरत रहेगी तो हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे फेडरल से रिलेटेड कंट्रीज का, और एग्जांपल हो जाएगी हमारी इंडिया, और इंडिया से रिलेटेड तो हम सारे पॉइंट्स को खुद ब खुद जानते हैं, ज्यादा हमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने फीचर्स भी पढ़ रखे हैं फेडरलिज्म का, जहां पे हमने बात किया फेडरलिज्म का डिफिनेशन का, वेयर वी टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन ऑल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और ये कंपलसरी हो जाता है वहां पे कम से कम हमें दो या दो से ज्यादा लेयर्स हो। इंडिया की हम लोग बात करते हैं, डेफिनेटली वी आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी बिकॉज वी हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। इन तीनों लेयर्स पे अगर हम बात करते हैं, वी आर शेयरिंग पावर एंड वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ एनी ऑफ दीज गवर्नमेंट लेवल्स, राइट। सो सच काइंड ऑफ सिस्टम इज गेटिंग कॉल्ड एज फेडरलिज्म। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं फेडरल कंट्रीज का, तो वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, दे एंजॉय their own powers in their own domain, which means what, no overlapping of powers are there. There are distinctions, division between the powers of center and the state, and that is going to be your answer, right. So this is your answer. The question, if you see, was asked in CBSE 2016 and 17, right. आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, that was asked in CBSE 2016 and 17. What was the question? Why was the State Reorganization Commission formed? अब चूंकि आपको ध्यान रखना है इंडिया का, इंडिया आजाद हुआ भाई 1947 में, आजाद तो हो गया। What was the purpose? Main purpose was to provide services, facilities to everyone. Services must have to reach to everyone, and aam aadmi, common people must have to be facilitated and accommodated with all these services which are getting provided by government. और ये तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, हर एक लोगों के पास एक गवर्नमेंट पहुंचाएंगे, which means what, we understood the importance of a state government that is going to be our constitutional unit of our political structure of India. So a state का formation यहां पे एक essential part हो जाता है, बट यहां पे पूछा जा रहा है कि स्टेट का फॉर्मेशन तो होगा ही, क्योंकि हमें लोगों की सेवा प्रदान करनी है अच्छी तरीके से, तो पर जो डिवीजन होगा स्टेट्स का वो किस बेसिस पे होगा। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1954 टू डिसाइड व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ आवर इंडिया, एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू गो फॉर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, वेयर बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस they had started coming with the states, and finally now if you see we have all states based on their language policy where they speak different languages in their native places, right. so यहां पे हमने बात किया कि लैंग्वेज कैसे उनके लोकल एरियाज में एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता अगर हम उनको डिवाइड नहीं करते लैंग्वेज के बेसिस पे। तो हर एक लैंग्वेज को हमने एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, और इसीलिए लैंग्वेज को हमने एक बेसिस माना जिसके थ्रू हमने अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। सो दैट वाज द ईयर ऑफ 1954 व्हेन वी हैड प्लान्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्टेट, एंड द पॉलिसी वी हैव फॉलोड दैट वाज लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट। सो दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है उसी साल का, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन कम। यहां पे आपको किस चीज के बारे में पूछा जा रहा, लिस्ट जैसे ही आपने सुना, विच मीन्स व्हाट, हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और ये क्या क्या थे, यूनियन लिस्ट थे, स्टेट लिस्ट थे, कॉन्करेंट लिस्ट थे, और बाद में रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स भी आए। यहां पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है किस चीज का भाई, एजुकेशन का। एजुकेशन इज मैटर ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ कैन मेक लॉ, सो सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी द मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। such type of subject will be matter of concurrent list, और इसीलिए किस चीज का पार्ट है ये, that is part of concurrent list, right. so यहां पे ये हमारा आंसर हो गया, right. यहां पे हमने देखा both center and state can make law, that is our concurrent list, right. आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, जहां पे आप देख रहे हैं कि 2015 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। So what status has been given to Hindi by the Constitution of India? Yes,
दैट वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, राइट। अब हमारे पास दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वी हैव टू ऑफिशियल लैंग्वेजेज, लैंग्वेजेज, ठीक है। ये क्या क्या थे भाई? सबसे पहले की अगर हम बात करें, दैट वाज हिंदी, हिंदी इज स्टिल आवर प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकेंडरी इफ वी टॉक, दैट विल बी आवर इंग्लिश, इंग्लिश इज आवर सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो आप बता देंगे। एक चीज और, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज वी हैव? टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज वी हैव इंक्लूडिंग हिंदी, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कभी कभी इस पे भी ध्यान दे देंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है भाई क्वेश्चन? मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट्स is done in which language? अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टेट्स। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडियन स्टेट्स की जैसे हमने बात की, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टेट्स के फॉर्मेशन का, बेसिस ऑफ स्टेट्स फॉर्मेशन इन इंडिया, दैट वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो जैसे ही आपने देखा कि इंडियन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, तो उस स्टेट का जो वर्किंग लैंग्वेज होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी देयर स्टेट लैंग्वेज, राइट। सो दैट इज the state language of the state official language of that state official language of that state will be just nothing but language in which official work for that state will be getting conducted, right। तो ये था हमारा 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट। ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आपने देखा होगा उसका आंसर आइदर एक वर्ड में होगा या फिर एक सेंटेंस में होगा, देख रहे होंगे आप, राइट। 2014 का हमारा एक एग्जाम क्वेश्चन है, वो क्या है क्वेश्चन? नेम द कंट्री विच फॉलोज कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म। अभी अभी हमने देखा था एमसीक्यू के टाइप में, राइट। अब हमारे पास फेडरलिज्म के हमने फिर से दो टाइप्स अभी अभी हमने पढ़े हैं। फेडरलिज्म के हमारे पास दो टाइप्स हमने पढ़े थे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल कौन था भाई? यूएसए। होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल कौन होगा भाई? इंडिया। तो कमिंग टुगेदर का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल, चूंकि एक ही पूछ रहा है तो आप यूएसए दे देंगे। साथ साथ अगर याद रखना चाहते तो आप ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड को भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। आसानी से आप बता सकते हो, राइट। तो ये था हमारा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। आगे बढ़ते हैं तो 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा एक और क्वेश्चन गया है, जो कि क्या है? विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स को इसमें डाला गया? सो दो सब्जेक्ट्स विच आर देयर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पैन इंडिया, दैट विल बी केप्ट अंडर दिस लिस्ट। मींस सब्जेक्ट्स विच सिग्निफाई नेशनल इंपॉर्टेंस विल बी केप्ट इन दिस यूनियन लिस्ट। कुछ एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, these are the matters of national importance, so that's why they are kept in this union list। ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लोकल बॉडी हैज अ मेयर। हमने देखा था एक एमसीक्यू था हमारा आज का, पहला जो क्वेश्चन था वो एमसीक्यू था और यहीं से पूछा गया था। तो मेयर भाई आपको पता है कि ही इज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन which is part of local self government of urban areas, right। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से आ जाता है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग 3 टायर गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। हम बात कर रहे हैं 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि था 73rd और 74th। आपको पता है कि 73rd और 74th क्या था? 73rd जो था वो बताया था रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और 74th जो था वो बात करता था किसके बारे में? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ रखे हैं। कब ये आया था? 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया था 3 टायर गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, उसके क्या क्या वहां पे
एस्पेक्ट्स थे और उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये दैट वन प्रमोटेड व्हाट? फर्स्ट इट प्रमोटेड व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या था कि अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ला रहे हैं तो इसका मेन इंटेंशन क्या रहेगा? लोगों को डायरेक्ट सेवा प्रदान करना, अपने ही जगह पे रह के, मींस अपने एरिया में रह के उनको सेवाएं प्रदान की जाएगी। किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमने देखा वहां पे दिया गया था किनको भाई? एससी को, एसटी को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, राइट। दैट वाज द प्रोविजन। सेकेंड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन था कि 1/3 सीट्स जो रहेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, दैट वुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। दैट वाज अ ब्रेव डिसीजन टेकन एट द टाइम, राइट। फोर्थ क्या हो गया? अब चूंकि यहां पे आप रेगुलरली इलेक्शन करवाओगे तो उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहिए। तो हर एक स्टेट का एक अपना क्या होना चाहिए? स्टेट इलेक्शन कमीशन। There will be an state election commission who will be responsible for conducting elections on regular time and regular interval. और लास्ट पॉइंट आप यहां पे ऐड कर सकते हो कि they will meet annually twice or thrice for what? For deciding the budget and the work which must have to be done on ground. ये होगा हमारा 5 पॉइंट। 5 पॉइंट लिख रहे हो आप अगर आप 3 मार्क्स के एग्जाम के लिए, कौन है जो आपका मार्क्स डिडक्ट कर देगा? नेवर, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना आंसर एक बार फिर से। सो नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। हमने बात किया इसका कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, कहां पे? गांवों में या फिर शहरों में, राइट। सीट्स वी आर रिजर्व्ड फॉर होम? एससी, एसटी एंड ओबीसीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ सीट्स मस्ट हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर होम? फॉर वुमेन। An independent institution that was called as a state election commission must have to be constituted, which will have a responsibility to conduct election on regular time, right? That was also discussed. The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. बिल्कुल उनके साथ आप कुछ पैसे, पावर शेयर करोगे तभी तो अपना काम कर पाएंगे, अदरवाइज फिर उनका एग्जिस्टेंस ही क्या, राइट? सो दैट वाज द क्वेश्चन वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट coming of local self government in rural area. Just now we had completed local self government in rural as well as urban area. That was coming of local self government, right, which was introduced in India in 1992 with the help of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, that was asked in 2016-17. What is the question? India has a large cultural, regional and religious diversity. Cultural, regional and religious diversity, but there is a unity among people. ऐसा क्या किया आपने जहां से लोग ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि कल्चर, रिलीजन के बेसिस पे उनका डिवीजन नहीं है? They all are bound to be there in India as a citizen of India. So यहां पे पूछा जा रहा, what are the factors responsible for this? And you have to elaborate it. तो आप देखोगे कि फेडरलिज्म ने क्या प्रमोट किया था भाई? फेडरलिज्म ने प्रमोट किया था क्या? इक्वलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रीजन एंड कास्ट, राइट? SC, ST have some seats reserved in their constituencies, especially for state assemblies and Lok Sabha elections, right? Right to freedom of religion and cultural and educational rights. अगर इतने सारे राइट्स आपको दिए जा रहे हैं तो बताइए कि कहां से आप फील करोगे कि यू आर हैविंग अ सिचुएशन ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट? नेवर यू विल फील अ सिचुएशन ऑफ एलियनेशन, राइट? यू आर गेटिंग गिवन रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट, you are getting equally treated, definitely you will feel happy and you will feel very much dignified. So these are the reasons why
we all are able to stay here happily in this country without any discrimination, and this was the point. If you write your answers in this order, definitely you will get full out of full. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2016-17 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई? हाउ हैज द पंचायती राज स्ट्रेंथेंड द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब पंचायती राज के बारे में हमने कितना कुछ पढ़ रखा, ठीक ना। पंचायती राज स्पेशली हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और यहां पे हमने देखा कि कैसे पहली बार हमने एक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया, साथ साथ वहां पे ग्राउंड पे हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां पे लोग खुद उसको चूंकि प्रॉब्लम को जानते हैं तो उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको समझते हुए उसको निपटाएंगे, राइट। सो आप क्या क्या आंसर दे सकते हैं आप? पीपल कैन गेट मोस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम सॉल्व एट द लोकल लेवल, एट ग्राउंड लेवल। पीपल कैन थिंक like what can be done and accordingly they can plan, and finally the issues will be resolved automatically there. So these are the regions which facilitate a strength to Panchayati Raj system, and ultimately it promoted decentralization of power in India, right? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2015 का क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 3 steps taken by India towards making a federalism। 3 steps taken by India towards making a federalism। हमने सबसे पहले देखा we had divided our India, we had formed our constituent units based on language। So that is the first initiative which we have taken with the help of a State Reorganization Act of 1954। There we considered language as a basis of division of our states, right। तो ये था हमारे पास 1954 का डिसीजन लिया गया। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बताइए कि दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बोलता है ये भाई बात? दिस इज नॉट हाईलाइटेड बाय मी, दिस इज नॉट अ पॉइंट मेड बाय मी, दिस इज ए पॉइंट highlighted and interpreted by our judiciary, which is called as guardian of our Indian democracy। According to them, this central state relationship is part of our basic structure of our Indian democracy and Indian constitution। No one is having right to alter it, change it unilaterally। सेंटर अगर चाहे कि हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को चेंज कर देंगे, हटा देंगे, इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे तो कभी होने वाला नहीं है। I told you unilaterally you can't do anything, you have to come together with the states, then only you will be able to alter, change, delete or add something। So that is about center state relation, because according to our judiciary this is the basic structure of our constitution। they have kept some provision। अगर कुछ ऐसा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को अल्टर करने के प्रोविजन आते हैं, सेंटर कुछ ऐसा बिल लाती है तो उन्हें लोकसभा में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास कराना पड़ेगा। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये हो जाता है कि आपको कम से कम more than 50% of your states they must have to ratify it, must have to be ratified by more than 50% of states, then only you will see this center state relationship can be altered or amended। Otherwise unilaterally if you try to do, if you are very much adamant to do unilaterally or on your own, never ever you will succeed, right। So this was about center state relationship। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन का, जहां पे हमने बात किया 1992 का वो ग्राउंड ब्रेकिंग मेजर, जहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वी हैड इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मेड आवर इंडियन गवर्नमेंट, that made our Indian democracy very much like decentralized, and where we are each and every levels of government will share some powers at different levels of government। So that was coming of decentralization। अब इन 3 पॉइंट्स को यहां पे थोड़ा सा इलोबरेट इनको नहीं किया गया है, आप अपने हिसाब से करोगे कि कैसे उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 1954 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन किया। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बताओगे कि दिस कांट बी अल्टर्ड यूनिलैटरली, इट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ because it is considered as the basic structure of our constitution according to our judiciary। So if any change is required, both center as well as the state has to take initiative। What are the provisions? 2/3 majority, with 2/3 majority central government has to show when
they are going to pass a bill in Lok Sabha as well as in Rajya Sabha. Further, when this bill is getting passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, must have to be sent to states, and 50% of the total states, more than 50% of total states must have to support it, ratify it. Then only that alteration can be possible. Otherwise, never ever you will be successful there, right? डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा 1992 में कैसे उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया, अर्बन और लोकल बॉडीज को वहां पे एक नया आयाम तैयार किया गया वहां पे ग्राउंड पे. तो ये था हमारे 3 स्टेप्स, मेजर स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय आवर इंडियन डेमोक्रेसी टू एनहांस द प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, राइट. ये था हमारा क्वेश्चन और यहां पे हमने इसके बात कर लिया. आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम सभा, मैं बार बार बोलता हूं, दिस इज ग्रुप ऑफ, नॉट ग्रुप ऑफ, बोल लीजिए, दीज आर ऑल विलेजर्स, ग्रुप ऑफ ऑल एलिजिबल voters of any what village, any village, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उस गांव के, सारे किसके मेंबर होंगे? ग्राम सभा के, राइट. ये हो गया हमारा ग्राम सभा. अब ग्राम सभा क्या होगा? ग्राम के अंदर बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, सारे वार्ड से क्या क्या होंगे? एक एक वार्ड मेंबर इलेक्ट होंगे, वो कहलाएंगे पंच, और सारे पंच का एक हेड होगा, सारे पंच मिलकर एक हेड को नॉमिनेट करें, इलेक्ट करेंगे, वो होंगे उनके सरपंच. देखिए, ग्राम सभा हो गया नॉर्मल लाइक पीपल हु आर वेरी मच एलिजिबल फॉर कास्टिंग देयर वोट्स, उनका जो असेंबली हो गया, दैट इज गेटिंग कॉल्ड एज ग्राम सभा. अब उनके बीच से कुछ एक ऐसे लीडर्स उभरेंगे जो कि हर एक वार्ड से कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, और वो अगर जीतते हैं तो वहां से कहलाएंगे वो पंच. अब सारे पंच मिलके एक अलग से लीडर खोजेंगे अपने आप का, वो कहलाएंगे सरपंच. सो सरपंच और उसके जो ग्रुप हो गए पंचों का, वो कहलाएगा ग्राम पंचायत, और आम लोगों का जो कि एलिजिबल वोटर्स हैं उस गांव के, वो कहलाएंगे ग्राम सभा. अब उसी सारे पॉइंट्स को हम यहां पे एक बार देख लेते हैं. ग्राम पंचायत इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स हु आर गेटिंग कॉल्ड एज पंच एंड their head who is getting called as सरपंच. सो क्या हो गया? ग्राम पंचायत किनका ग्रुप हो गया? पंच और उसके हेड सरपंच का, राइट. अगर हम बात करें ग्राम सभा का, सो ग्राम सभा इज एक्चुअली जस्ट नथिंग बट द ग्रुप ऑफ वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स ऑफ दैट विलेज, राइट. अब थोड़ा सा एक और डिफरेंस देख लेते हैं. जो ग्राम पंचायत है, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द विलेज, राइट. द ग्राम पंचायत की अगर बात करें, दे वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम पंचायत हमेशा ग्राम सभा के अंदर काम करेंगे. ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, राइट. आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी वेरी. हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइम. अब कमिंग टुगेदर को हमने एक और नाम बोला था. अगर आप मेरा 1 शॉर्ट वीडियो देख रखे हो तो आपको पता होगा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज बॉटम टॉप फेडरेशन. बॉटम टॉप फेडरेशन. अगर आप बात कर रहे हो होल्डिंग टुगेदर का, तो आपको पता चलेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप बॉटम फेडरेशन. डिफरेंस अगर देखें तो बॉटम टॉप और कमिंग टुगेदर का एग्जांपल हो जाएगा यूएसए, स्विट्जरलैंड. हमने देखा था टॉप टू बॉटम फेडरेशन का एग्जांपल देख लो, या फिर होल्डिंग टुगेदर का देख लो, दैट विल बी इंडिया, राइट, फ्रांस. एक बार हम इन सारे पॉइंट्स को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देख लेते हैं. सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, large country decides to divide its power between states and the country, for a state and the center. And why are they doing this? They are doing for the sake of good governance, for the sake of promotion of good governance and administration for local people, and for making
easy accessible of all services for the local people, they realized that we have to share our powers with states, and that's why they needed a constituent unit. And finally later you will see that constituent unit will be called as a state, right? So large country decided to share the power with the states. So this is moving from top to bottom. So that's why we call such a structure as top to bottom federation. आगे हम देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, slightly not exactly as unitary but slightly they have some unitary features here, right? आगे बढ़ते हैं, federating units or federating units means what? Constitutional units or constituent units. This is about states. Please do remember, federating units मतलब what means what? Constituent units means what? We are talking about states. So they all are not having equal power. अब इंडिया में देख लीजिए, कुछ एक स्टेट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि उनके कुछ एक जो प्रोविजंस हैं वो अलग हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एक यूनियन टेरिटरीज का, वहां पे आप देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वहां पे आप देखेंगे टोटली डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आर देयर गेटिंग प्रैक्टिस। अगर हम नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो यू विल फाइंड डिफरेंट policies getting practiced there. If you go northeast, if you try to compare Ladakh, if you go to Andaman Nicobar and Lakshadweep, you will find different structures are getting practiced there associated with political powers. So all states are not having equal powers here under this holding together federation because the formation of their defines their necessity. So based on that you will see such differences there in the relation of unequal power distribution here, right? एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, राइट? ये सारे पॉइंट्स आप देखोगे ये होंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। अब हम आ जाते हैं कमिंग टुगेदर। यहां पे हम देख रहे हैं कि स्टेट्स अपने सिक्योरिटी, सेफ्टी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पर्पज से एक साथ आए थे। विच मीन्स व्हाट? स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग टेरिटरी। विच मीन्स व्हाट? This is getting called as coming together. Many states are coming together for forming a big landmass, and that is the formation of a big state. So such kind of territories will be called as coming together federation or bottom to top federation, right? इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे, यूएसए थे, स्विट्जरलैंड थे, ऑस्ट्रेलिया थे। और अगर एक और बात करो तो यहाँ पे स्टेट्स चूंकि कंट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं, so all states will have equal power. Sometimes states will be having more power than central government, right? यही सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे आर कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगेस्ट यूनिट। एग्जांपल ले सकते हैं आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम में ही उसका लिखा हो यूनाइटेड स्टेट्स, सारे स्टेट्स यूनाइटेड हुए तभी अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ, राइट? आगे बढ़ते हैं। ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड समटाइम्स दे आर स्ट्रॉन्गर देन इवन सेंट्रल गवर्नमेंट। यू कैन सी दैट इज द पॉइंट गेटिंग हाइलाइटेड हियर। Next to that, by polling sovereignty and retaining identity, they increase their security. I told you the main reason for coming together type of federations are that they want to enhance the level of security, safety and financial stability. So this is their urgency. That's why they all came together, right? So इसके हमने ये points देख लिए, examples में हम cover कर चुके हैं। यहां से questions भर के आते हैं। आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में देखा कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यहां पे हमने देखा कि सिर्फ वो डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं कि डिफाइन कीजिए क्या होल्डिंग टुगेदर क्या होता, या फिर जो आपका इंडिया वो किस तरह का फेडरेशन के अंदर आता। कमिंग टुगेदर के भी उसी के तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? ये था हमारा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 2014 में पूछा गया। Exactly same questions was getting asked. चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विथ एग्जांपल्स। आपको डिफरेंशिएट करना है पावर्स को। अभी तो हमने किया है, तो इसके लिए हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू स्किप इट। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2014 में पूछा हुआ और यही क्वेश्चन कंपार्टमेंट में पूछा गया है। आप देखिए कैसे जो सीबीएसई होती है बच्चे को कंफ्यूज करती है। दे आर सेम क्वेश्चन इन अ ट्विस्टेड फॉर्म एंड दे ट्राई टू मेक फूल ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स। दे थिंक दैट स्टूडेंट्स आर फूल। They had studied all contents for throughout the year and you are trying to make them full. It's literally, practically
इट इज sarcastically, you can see you are not doing good, right? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन. What are the three lists given in the constitution? किस तरह का 3 लिस्ट की हम बात कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे वो शेयर किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट. देखा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? इसी क्वेश्चन को आप कैसे पूछ सकते हो भाई? 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, राइट? हमने पढ़ रखा है यूनियन लिस्ट, घबराने की बात ही नहीं है. नेशनल इंपॉर्टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो ऐसे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएंगे. टॉपिक्स क्या क्या हो जाएंगे भाई? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे यूनियन लिस्ट के अंदर. पहले 97 थे, अब इसको 100 हमने कर दिया, ठीक है? 100 है. स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट. पहले 66 थे, अब हो गए हैं 60, ठीक है? और हमेशा ये लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे. कॉन्करेंट लिस्ट जो 47 थे, अब बढ़ के हो गए 55, ठीक ना? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, बट ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट आने की चांसेस रहती है. तो इसको आसान बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने एक प्रोविजन दे दिया कि जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, विच मींस व्हाट? सुपरसीडिंग विल बी देयर. अ स्टेट गवर्नमेंट लॉ विल बी considered as invalid in front of central government law, and central government law will prevail the previous law which was enacted by the state, which means what? Central government law will supersede the law made by state, in other word, right? So that was concurrent list. हमने देख लिया इन 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, राइट? ये क्वेश्चन था 5 मार्क का. देखिए कैसे सेम क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग वर्डिंग के फॉर्म में, राइट? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 2011 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 टायर सिस्टम ऑफ आवर इंडियन फेडरेशन. 3 टायर सिस्टम मींस व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन गवर्नमेंट, राइट? देन हमारे पास आ गया स्टेट गवर्नमेंट, और फाइनली 1992 के बाद आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे हम बात करते हैं रूरल और बाद में बात करते हैं हम अर्बन. यही तो हमारा है 3 टायर सिस्टम, और ये हमारा कंप्लीट हो गया. बस इसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है. अब आप इसको पता है कि एक और क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल पावर शेयरिंग? व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल पावर शेयरिंग? इसी क्वेश्चन को आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा था. तो 3 टायर सिस्टम इज जस्ट नथिंग बट वर्टिकल पावर शेयरिंग. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन, यू कैन क्रिएट अ फ्लो चार्ट एंड दैट्स इट. No one is having right to deduct your marks, right? That's it. ये था हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ. आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 2015 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया. आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है भाई? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अभी हमने इसको देखा वर्टिकल पावर शेयरिंग के फॉर्म में. आपको फिर से उसी को ही एक्सप्लेन कर देने हैं. हाउ डू यू थिंक दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज एज अ मीन ऑफ मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट? बिल्कुल यही तो डिसेंट्रलाइजेशन है, और इसी को अभी हमने पढ़ा है वर्टिकल पावर शेयरिंग के फॉर्म में. सेम क्वेश्चन बताइए दूसरे फॉर्म में पूछ लिया गया है, और आंसर आप उसको दोगे सेम मैनर. क्वेश्चन पूछने के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, बट आंसर विल बी फिक्स्ड, राइट? ये है हमारा इंटेंशन. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया है 16-17 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में. व्हाट इज द क्वेश्चन? Explain any 5 provisions of the constitutional amendment of 1992 that strengthened the third tier of government. And what do you mean by third tier भाई? थर्ड टायर की जैसे हमने बात सुना तैसे ही हमारे दिमाग में आना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और इसके बारे में तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि क्या क्या प्रोविजंस थे कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम आएंगे तो रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में सीट्स रिजर्व करेंगे, वुमेन के लिए, SC ST के लिए, और फाइनली इसके लिए रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवानी पड़ेगी. तो वहां पे हमें एक अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा. दैट वुड बी आवर स्टेट इलेक्शन कमीशन. हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब देखिए कैसे साल दर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं. दैट इज द मेन थिंग आई वांट टू ट्राई टू I am trying to show here. Like if you see, questions will be asked from same content, right? So same content will be very much well utilized by CBSE for framing questions of different type, but answers will be same for all. This is the main motto of seeing content, same questions, same answer
एंड बट डिफरेंट पैटर्न। दिस इज द मेन थिंग। क्वेश्चन पूछा गया था 2016-17 में और सेम हम इसको डिट्टो पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2016-17 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अभी अभी हमने देखा पंचायती राज सिस्टम की, जैसे ही हमने बात किया अब आ गया यहां पे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने यहां पे देखा कि कैसे हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा है, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद सारे ग्राम पंचायत को मिला देते हो तो आप एक ब्लॉक लेवल पे पहुंच गए हो, सारे ब्लॉक लेवल को आप मिला दो तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच गए हो। ये था हमारा हायरार्की, प्रेसिडेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाउ दिस रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क्स। फिर से हम इन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, राइट। पंचायती राज सिस्टम इज अ रूरल बेस्ड सिस्टम बिकॉज देयर वी विल फोकस मोर ओवर villages and rural areas. Each village has its gram panchayat, right? And each gram panchayat will be made up of panch and sarpanch, right? He or she is directly elected by the adult population living in the village, and this is called as gram sabha, right? This is called as gram sabha. Panchayat always works under the aegis of gram sabha. All the voters meet at least twice or thrice in a year, and based on that they decide what should be the ways with which they can generate revenue, and what are the works which are getting done after utilizing these revenue, right? तो इस पर्पज से वो साल में 2 से 3 बार मिलते हैं। फ्यू ग्राम पंचायत फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, एंड फाइनली यू विल सी if many mandals you combine it together you will reach at Jila Parishad level. So this is the hierarchy. We have started from villages. A lot of villages, if you combine, that will be forming block, and if you mix all these, if you bring all blocks together, that will be your Jila district. So इसी बेसिस पे आप अपने आंसर देने वाले हो। अगर ये 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, अगर इतने सारे पॉइंट्स लिखते हो, डेफिनेटली यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितनी बार ये पूछा गया, कितनी बार ही पूछा गया है। 2014 में पूछा गया, 2014 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, 2012-13 का स्पेशल एग्जाम में पूछा गया, और 12-11 के भी स्पेशल एग्जाम में पूछा गया। जरा क्वेश्चन तो देख लें क्या है। एक्सप्लेन एनी 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इनलिस्ट एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मेंशन एनी 5 मेन फीचर्स व्हिच मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। बताइए, एक ही क्वेश्चन 5-6 साल लगातार पूछा जा रहा है। कैन यू से इज इट नॉट इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली हमारा चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट होता है, अगर देखते हो, और वो चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है वहां पे हमने डिस्कस किया किस बारे में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स को, ठीक है। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स, लेट्स ट्राई टू सी। हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। इफ देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, in any country, that will be called as a federal country. India has 3 level of government, central, state and local self government, right? आगे बात करते हैं। Each level of government has its own jurisdiction in matters of legislation, taxation and administration, even though they govern the same citizen. सारे अपने अपने तरीके से एक ही लोगों के लिए काम करेंगे। मैं अगर आता हूं किसी स्टेट से, तो स्टेट में मैं किसी डिस्ट्रिक्ट से भी आता हूं, डिस्ट्रिक्ट में भी अगर मैं देखूं, मैं किसी रूरल या अर्बन एरिया से आ रहा हूं, और साथ साथ हम किसी देश के भी नागरिक हैं। अब बताइए, देश भी मेरे लिए, मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम कर रहा है, स्टेट भी मेरे वेलविंग्स के लिए काम कर रहा है। जिस डिस्ट्रिक्ट का हूं मैं, वहां पे पंचायत हो सकते हैं या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, वो भी तो मेरे ही अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स all tiers are working for your upliftment, which means what? We are talking about federalism, right? आगे बढ़ते हैं। Power and functions of each tiers have been highlighted with a single source of information, and that is constitution. 100% true. Constitution जो है वो एक क्राइटेरिया रखता है कि आपका लिमिटेशन क्या होगा, आपके पावर का, किस हद तक आप अपने पावर को यूज कर सकते हो। अगर इसके देखें तो ऑर्गन्स भी हमारे ये बताते हैं कि क्या क्या हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्गन हो गए, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। कैसे इन तीनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है, which means what? We are talking about powers getting distributed at all these 3 layers, and who is giving these distribution, who is doing all this distribution? That is our constitution. This is the single source point, single information source point, information or source point for all these 3 layers of government in India.
राइट। आगे हम बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन दिस पावर। वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ आवर जुडिशियरी। दे टेल अस लाइक व्हाट शुड बी आवर check and balance system and what should be the messages of our constitution which are written there inside it. Time to time you know that the meaning of each and every words of our constitution will vary and it will change according to need of the time and generation. और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो हमारे जुडिशियरी को ही दी गई है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। और इसीलिए जुडिशियरी इज कंसिडर्ड एज गार्जियन ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी और यू कैन से final interpreter of the messages of our constitution. This much power we have bestowed within this judiciary. Fundamental provisions of our constitution cannot be altered by any one level of government. Unilateral decisions are not getting practiced here in federal country. अब मैंने बात किया था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का, जहां पे हमने बात किया कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर can't be altered unilaterally. Whenever such things are getting done, we need consent of a state and center, both have to be there, right? And it is very much getting practiced here in India. This is also one of the feature of federalism. Sources of revenue between different levels is specified by the constitution. बिल्कुल हम बात करें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का, आप देखोगे सेंट्रल स्टेट अपने तरीके, सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने अपने तरीके से क्या करती है, टैक्स जनरेट करती है। दैट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। सेम टाइम आप देखोगे कि बजट आने वाली है, बजट का उनका अपना एक प्लान होगा, स्टेट का अपना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना होगा। Means both are independent in their own financial autonomy, in their own financial structure, and this is termed as financial autonomy, right? तो यहां पे हमने ये पॉइंट भी देख लिया। There is a mutual trust and agreement between the government at different levels. ये सारे पॉइंट्स को अगर आप कंक्लूड करते हो, डायरेक्टली यू कैन से दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और ज्यादातर कंट्री जहां पे भी हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म गेटिंग प्रैक्टिस, दे ऑल आर फॉलोइंग these points. इंडिया क्या फेडरल कंट्री है? बिल्कुल है। इन सारे पॉइंट्स पे आप देखोगे कि इंडिया बिल्कुल खरा उतर रहा है, इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है। बट सेम टाइम इफ यू सी वी आर हैविंग अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल, बिकॉज along with all these features we have one more extra thing, that is some unitary features, a strong center you will see getting practiced here in India. That's why for India we sometimes say that we are a quasi federal nation, right? अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? Why has federalism succeeded in India? Which were the policies adopted by India that ensured the success? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, लैंग्वेज पॉलिसी हमने देखा था, कैसे उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे रिऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1954, इफ यू सी, दे कंसिडर्ड लैंग्वेज एज अ बेसिस क्राइटेरिया ओवर विच अ स्टेट कैन बी फॉर्म। तो हमने ये देखा, हमने वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो किया और फाइनली लैंग्वेज पॉलिसी हमने फॉलो किया। हमारे पास पूरे इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल मींस नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज वी हैव दैट इज हिंदी, आफ्टर दैट वी हैव इंग्लिश, बट फॉर promotion we are not focusing other states to go with that. Every state is having their own official language over which they are having flexibility, right? So this is called as language policy. We have 22 scheduled languages. A student if he wants to write his exam, central government exam, he can opt any language out of these 22. That is language policy. Linguistic state policy हमने बोला कि हमारे पास आज तक हमने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी कंट्री में जहां पे हमने लॉन्ग लैंग्वेज के बेसिस पे किसी भी स्टेट का डिवीजन किया हो। यहां पे हमने आते के साथ 1947 में आजाद हुए, ठीक 7 साल बाद 1954 में हमने लैंग्वेज के बेसिस पे अपना स्टेट का फॉर्मेशन किया। वी डोंट हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट सच एग्जांपल्स, बट इंडिया instantly we realized and we have to take an initiative and you can see states were getting formed, that too based on languages. आगे बढ़ते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हमने देखा, कैसे हमने देखा कि दिस वाज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुडिशियरी। Unilaterally this can't be altered. Whenever this is required we both have to come, सेंटर और स्टेट दोनों को साथ आने पड़ेंगे, तभी आप इसमें कोई चेंजेस ला सकते हो, अदरवाइज ये कभी भी संभव नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन को भी। 1992 में कैसे हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था, और फाइनली दैट वाज द लास्ट पॉइंट। यू कैन से टाइम टू टाइम वी हैड इवॉल्व्ड and accordingly we have changed our pattern of our democracy and federalism, and that is what we say our democracy
our federalism is still evolving, and that was the best answer. You can see the question was asked in 2014. और इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार पहले देख रखा। 2012 का क्वेश्चन है, हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट में हमने देखा कि ज्यादातर जो पावर रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। ज्यादातर वहां पे आप देखेंगे कि एक ही लेयर ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, और अगर दो लेयर भी है, मल्टी लेयर भी है, तो ऐसे केसेस में सारे जो लेयर्स रहेंगे दीज विल बी सबऑर्डिनेट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑर्डर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। एंड फाइनली फेडरल गवर्नमेंट के तो हम सारे फीचर्स देख ही चुके हैं, राइट। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आसान है। 2012 में सीबीएसई के 2012 के कंपार्टमेंटल में, 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है। भाई देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। इतने सारे लगातार साल अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, डेफिनेटली दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ आर द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर? एक्सप्लेन। डिस्क्राइब द थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स? एक्सप्लेन। Describe the threefold distribution of legislative powers between the union and the state. Who can make laws on the subjects which are mentioned within it? And next part, describe the division of powers between central and the state government. बताइए एक ही क्वेश्चन कितनी बार हम पढ़ेंगे? बोलते हैं स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आएंगे कहां से? क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार आप पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन कहां से हम लाएंगे? क्वेश्चन आपके कंटेंट से ही आएंगे, और क्वेश्चन आर लिमिटेड। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी लिमिटेड। यू हैव लिमिटेड content which are mentioned in our mentioned in your original textbook, and question must have to come from there only. क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत ट्विस्ट ही तो कर सकते हैं। ट्विस्ट करने से क्या क्वेश्चन का एसेंस चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आंसर तो आपके सेम ही रहने हैं। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कवर कर रखा है। किसके फॉर्म में? यूनियन लिस्ट के फॉर्म में, स्टेट लिस्ट के फॉर्म में, कॉन्करेंट लिस्ट के फॉर्म में, और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के फॉर्म में। इसके आंसर देने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2015 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाई डिड द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, राइट। देखिए 2015 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, जब हम भारत आर्टिकल 1 जो है हमारा, दैट डिफाइंस इंडिया, दैट इज भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और ऐसे केसेस में हमारे पास एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म का, नॉट इवन अ सिंगल टाइम दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन क्रिएट होना भी चाहिए, तभी आप पूछेंगे भाई जब फेडरलिज्म पढ़ना नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उसका जिक्र ही नहीं है, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? रीजन इज वेरी सिंपल। मेनी थिंग्स आर देयर विच आर नॉट रिटन डायरेक्टली, बट we know the essence are getting followed. Based on that we can identify that we are following something. फेडरलिज्म का भी कुछ इसी तरीके से यहां पे यूज। हमने जब स्टार्टिंग में चैप्टर देखा था, सबसे पहले हमने बात किया था उसके फीचर्स की। सारे फीचर्स को हमने कंपेयर किया था किसके साथ? इंडिया के साथ। क्या वो सारे फीचर्स प्रैक्टिस हो रहे थे, फॉलो हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे। तो बताइए अब कैसे बोलें कि हम लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म नहीं लिखा गया तो हम फेडरल कंट्री नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो वी आर फॉलोइंग इन सच ए वे दैट इट इज पार्ट ऑफ आवर एसेंस, इट इज पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी इन सच ए वे दैट इट इज लाइक a essence of our constitution, it is essence of our democracy, essence of our government, right? So this is a very basic question and first time I am observing a very unique question getting asked here. अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और ये है हमारे पास रिलेटेड किससे? हमारे इंडिया के आर्टिकल 1 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डेफिनेशन से। अभी कुछ दिन पहले एक टसल भी चल रहा था, व्हाट शैल वी फॉलो, इंडिया और भारत। अब ये डिसीजन आप लेंगे, ये बात जब आप देखोगे कि इंडिया और भारत कुछ नहीं है भाई, दोनों है, दोनों का मतलब आर्टिकल 1 के एक ही पॉइंट से है कि दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा? व्हाई आर some sub political units of India given a special status? क्यों इंडिया के कुछ एक ऐसे यूनिट्स हैं जिन्हें हम कुछ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हैं, कुछ स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं? जैसे हो गए हमारे यूनियन टेरिटरीज। आप स्टेट की बात कर लो, सारे स्टेट्स की बात कर लेते हो तो वहां पे आप देखोगे सबका एक अलग ही वहां पे ब्यौरा दिया गया। कुछ एक स्टेट्स, अगर आप लद्दाख जा रहे हो, जम्मू कश्मीर जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आप चले जाओ वेस्ट बंगाल चले जाओ,
वहां पे आप देखोगे दार्जिलिंग, वहां पे देखोगे आप सिक्किम जैसे कुछ एक टेरिटरी, सबको अलग अलग तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उनको रिकॉग्नाइज करती है। दैट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आवर होल इंडियन सिस्टम। अब आप उन सारे बेसिस पे ही ये बोल पाओगे कि हां, चूंकि सारे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था लैंग्वेज पे, बट कुछ एक और ऐसे स्टेट्स थे जिनका जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, दैट वाज बेस्ड ऑन कल्चर, दैट वाज बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफी, दैट वाज बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हो जाते हैं जिसके बेसिस पे भी हमारे स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल समझने की जरूरत हो जाती है। बहुत अच्छे तरीके से जब हम इसको समझेंगे तभी वी कैन से दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ अ स्टेट। यूएसए बोलता है कि दैट दे आर फेडरेशन ऑफ अ स्टेट, बट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। पहला चीज। एक और यहां से आप देखेंगे कि दिस कैन गिव यू वन मोर हिंट दैट वी आर नॉट अ कंप्लीट फेडरल कंट्री, वी आर a unitary, we are a country which follow federalism with unitary inclination, and that defines our own federal structure, and that is about quasi federalism, right? अब यहां पे हम देखते हैं कुछ एक इसके फीचर्स को। क्या फीचर्स हैं भाई? इंडिया became a union of states because it consisted of both British ruled territories, and same time if you see princely states were also incorporated into Indian territories, right? Some sub political units of India have a special status, definitely। अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, निजाम हैदराबाद की बात कर लीजिए, उस टाइम ये पॉलिटिकल यूनिट्स ही थे, प्रिंसली स्टेट्स ही थे। अब कैसे आप उनको बोलेंगे कि ये हमारे अलग से रियायत है? इनका जो चूंकि फॉर्मेशन हुआ वो अलग तरीके से हुआ, तो हमें उन्हें कुछ स्पेशल स्टेटस ग्रांट करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग दिस क्वेश्चन, राइट? French and Portuguese ruled territories were given the status of union, like what? दादर नगर हवेली, गोवा, पौंडीचेरी, ये सारे, दमन एंड दीव, ये सारे आप अगर स्टेट्स का नाम सुन रहे हो, these are union territories and are given different status than our regular states because of their previous backgrounds, right? Because of their organization, because of their incorporation into India, right? Jammu and Kashmir joined India on a very special condition. We know very well. Article 370 highlights the special status which were granted to Jammu and Kashmir. Recently it was abolished, right? But हमें ये चीज तो समझना पड़ेगा और इसको बिल्कुल एग्री करना पड़ेगा कि हर एक स्टेट्स का वैल्यू अलग है, क्योंकि उनका फॉर्मेशन, उनका इनकॉर्पोरेशन अलग टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ था, और उसके अलावा उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है, जिसको अगर हो सकता है हम किसी बड़े टेरिटरीज के साथ इनकॉर्पोरेट कर दें, ऐड कर दें, तो उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो फॉर मेंटेनिंग, फॉर प्रिवेंटिंग, फॉर कंजर्विंग देयर कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दिस इज वेरी मच एसेंशियल टू गिव देम सम एक्स्ट्रा features and extra advantage and extra status, right? Some units were too small to become independent state, they were made union territories। हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। States in the northeast have been given a special status as they have a large tribal population with a distinct history and culture। बताइए, सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर रखा। आई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत ज्यादा रेगुलरली तो नहीं आता, बट कभी कभी इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि 2-4 साल के, अगर मैं पिछले साल के अब तक के क्वेश्चन देखूं, नहीं आया भाई ऐसा क्वेश्चन। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको इसके बारे में थॉरो आंसर देके आना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम बात करें एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 2012 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, फिर से 2011 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट चैलेंजेस डिड सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया फेस बिफोर द 1990s? व्हाई इज पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मोर इफेक्टिव टुडे? हमने देखा 1990 के बाद सिचुएशंस बदल गए, पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल गए। कैसे? 1990 से पहले अगर आप देखते होगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों एक ही पार्टी की थी। 1990 के बाद अब सिचुएशंस देखेंगे तो चेंज हो गए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि 1990 के बाद रीजनल पार्टीज का एग्जिस्टेंस बढ़ा, उनका कायदे कद बढ़ा, तो जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत फील होने लगी कि अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पावर में रहना है तो हमें उनकी सपोर्ट चाहिए। Which means what? They started giving respect to these regional parties and their state government। अब उससे 1990 के पहले की एक और बात हम देखें, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में होती थी और किसी स्टेट में अगर उनके दूसरे गवर्नमेंट की पार्टी होती थी, सॉरी किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती थी,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मिसयूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते थे, उस दूसरे पार्टी के स्टेट गवर्नमेंट को क्या करते थे, गिराने की कोशिश करती थी। ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट था। जुडिशरी ने इस मैटर में इंटरफेयर किया। फाइनली दे हैड एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। देयर दे हैड पुट a lot of emphasis that central state relationship cannot be altered unilaterally। अब इसी चीजों को हम यहां पे पॉइंट्स के फॉर्म देख लेंगे। 1990 से पहले क्या चलने देते थे भाई, कि पॉलिटिकल सीन्स वेयर डोमिनेटेड बाय वन पार्टी दैट एट दैट सेंट्रल एंड एट दैट स्टेट। वो दोनों लेवल पे हमारे पास ज्यादातर केस में एक ही पार्टी रहती थी पावर में। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states। बिल्कुल हमने देखा जुडिशरी ने यहां पे इंटरफेयर किया और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को डिफाइन किया और वहां पे एक चेक एंड बैलेंस की तरह उन्होंने काम किया। The central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties। बिल्कुल ये देखने को मिलता था। 1990 के बाद अब देखो कि बिल्कुल ये सिनेरियो चेंज हो गया। क्या हो गया भाई, नाउ द सेंटर एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स belongs to different political parties in coalition। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एनडीए फ्रंट का और इंडिया फ्रंट का। आजकल अपने आपको ये इंडिया बोल रहे हैं यूपीए वाले, बट ये कुछ नहीं है, बस यूपीए वाले ही हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए इज लेड बाय बीजेपी एंड यूपीए इज लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो कोलिशन आज आप देख रहे हो, ये इसीलिए आज एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि रीजनल पार्टीज का कद बढ़ा है हमारे इंडिया में, राइट। तो अब कोलिशन टाइप के गवर्नमेंट देख रहे हो आज, राइट। अ नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज हैव बिकम पावरफुल एंड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द इलेक्शन व्हिच आर गेटिंग कंडक्टेड एट सेंटर as well as at a state, right? The era of coalition government at the center has included respect for federal autonomy, and that is the evolution of our Indian democracy. With that, you can understand how parties, evolution of parties, participation of people led to what? Rise in respect and autonomy of a state, right? ये तक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई 2012 का एक क्वेश्चन देखते हैं। Holding together federation do not give equal power to its constituent unit. Explain the statement with the help of example in context of India. Holding together means what? We are talking about top to bottom approach। दिया हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात किया था कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर है भाई, तो थोड़ा तो कम पावर देगा ही वो। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हो जाते हैं, जैसे हमने देखा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में है वहां पे अगर आप देखते हैं कोई पावर कोई सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना देती है जिसपे ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना के रखा, वैसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ रहेगी वो सुपरसीड कर जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के लॉ। मींस इसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक यूनिटरी फीचर्स, और ये सारे फीचर्स आपको बता देने, हम ऑलरेडी इसको पढ़ रखे हैं पिछले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। 2012 के स्पेशल एग्जाम, 16-17 का स्पेशल एग्जाम, 2011 और 2012 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जरा देखिए इसके इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को। एक्सप्लेन एनी 5 चेंजेस टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1992। कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। कितना बड़ा बड़ा भी वर्ड यूज क्यों ना कर ले, बड़ा बड़ा सेंटेंस क्यों ना फॉर्म कर ले भाई, आपको वहां पे बिल्कुल होप लूज नहीं करना है। आंसर होगा वही जो आपने पढ़ा है। अब बार बार एक बार नहीं समझ में आया भाई, 4 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें कुछ तो कुछ वहां से हिंट आएगा, और बिल्कुल चूंकि हम पढ़ चुके हैं। अब यही क्वेश्चन अगर हम शॉर्ट में बोले तो कुछ नहीं है भाई, ये पूछ रहा है कि 1992 में जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन आया था उसके क्या क्या फीचर्स हैं। 5 फीचर्स बता दीजिए। 5 फीचर्स क्या था कि हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट किया। अब वहां पे दूसरा फीचर्स था कि उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लिए सीट रिजर्व कर दिया, वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दिया, उनके रेगुलर इलेक्शन हो इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया, और 2 से 3 बार उनका मीटिंग हो जाएगा जिसके थ्रू वो ये डिसाइड करेंगे कितना फंड चाहिए, कौन सा काम करना है, और फाइनली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको कुछ फंड देगी और उनके साथ कुछ पावर शेयर करेगी। बताइए कितनी बार हमने इन सारे पॉइंट्स को देख रखा। 5 से ज्यादा पॉइंट्स मैंने यहां पे गिना दिए हैं, और बेस्ड ऑन दीज यू कैन इजीली से दैट दिस इज द ट्रिक which is followed by CBSE, and they will try to make you confused, but you have to be very much confident, right? And that is the point which is getting highlighted here.
आई विल नॉट डिस्कस द आंसर ऑफ दिस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। देखिए 2011 में पूछा गया है, उसके कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, 2010 के बोर्ड एग्जाम और 11 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कितना क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन का आंसर तो एक ही रहेगा। कितनी बार हमने इसे देख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, देखते हैं जरा कि क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। यहां पे हम सिर्फ बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम का, जो कि रूरल पार्ट में काम करता है। पंचायती राज सिस्टम को आपने देखा कि वहां पे जिला पे ग्राम सभा है, सॉरी गांव में ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, फिर बहुत सारे ग्राम पंचायत को आप मिला रहे हो तो आप आ गए ब्लॉक पे, मंडल पे, बहुत सारे मंडल को मिला रहे हो आप आ गए जिला परिषद पे। क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ रखा है, घबराने की बात नहीं है। आप इसके आंसर पिछले पॉइंट्स के थ्रू कंक्लूड कर सकते हो, राइट। एक और क्वेश्चन को हम यहां पे लेने वाले हैं, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा। अब डायरेक्टली इसको हमने पीछे पढ़ रखा, अभी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा इज जस्ट नथिंग बट ग्रुप ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स हु कैन कास्ट वोट्स फॉर इलेक्टिंग देयर पंच, एंड दीज पंच हु विल फॉर्म दिस ग्राम पंचायत will elect their head and they will be called as ग्राम पंचायत, राइट। ये सारे प्रोविजंस हैं। अब ये सारे इनके फीचर्स हैं, लाइक दे इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, द ग्राम सभा सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द विलेज पंचायत, राइट। इट अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत, इट रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ये सारे फीचर्स हो गए किसके? ग्राम सभा के। हमने ऑलरेडी इसके बारे में देख रहा था, एक बार और देख लिया। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2012-13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन भाई? Local governments have made a significant impact on Indian democracy. At the same time, there are many difficulties. Local self government की हम बात कर रहे हैं, कैसे इसने बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर दिया, जो हमारे चैलेंजेस थे उसको दूर कर दिया। कुछ एक डिफिकल्टीज अभी भी हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हो जाता है कि अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या लूप होल्स इन्वॉल्व हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जो कि स्पेशली वहां पे अभी भी हैं। थोड़ा सा इनको हम देख लेते हैं, स्पेशली रूरल एरिया में। ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, दैट इज अ मेजर कंसर्न। इसका था पहला प्रोविजन कि हम लोग रेगुलरली मिलेंगे कम से कम साल में 2 से 3 बार, राइट, और डिसाइड करेंगे अपना फंड और कौन कौन से काम हमें करने हैं वो डिसाइड करेंगे, बट ये हो नहीं पा रहा। दूसरा, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार कि आप थोड़ा सा पावर इनके द्वारा इनके साथ शेयर करेंगे, उनको फंड देंगे टाइम टू टाइम। अभी भी ये नहीं हो पा रहा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज, जैसा कि हम बात करें फंड का, तो ये सारे हमारे डिफिकल्टीज हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए एसोसिएटेड टू व्हाट? एसोसिएटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, राइट। अगला क्वेश्चन है 2012 में पूछा हुआ, असेस द नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट। हमने पढ़ रखा है, बताइए कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमने कितनी बार इस पॉइंट को देख रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन 2012-2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, explain any 5 advantages of decentralization of power, analyze the advantages of decentralization। कितनी बार हमने पढ़ रखा, इससे पीछे भी हमारे पास एक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, बट थोड़ा सा इसका एसेंस चेंज है, से अलग है, बट हमारे पास टॉपिक सेम है। और इसी के साथ फाइनली ये चैप्टर इंडीड कंप्लीट होता है। अब अगले सेशन में जब हम आएंगे तो एक और चैप्टर के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, मिडजेक्स प्लेटफॉर्म के साथ। और एक चीज और, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ एक क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके कमेंट में आप शेयर कीजिए, आई विल लिटरली रिस्पॉन्ड देयर इंस्टेंटली। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर देयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।